नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, किसी का भाई, बेटा, पति, ठीक है, नशा करता है। शराब का हो या किसी भी चीज़ का हो, नशा नशा है। जीवन अस्त-व्यस्त नशे से है और आपने उसको कई बार रिहैबिलिटेशन यानी नशा मुक्ति केंद्र भेजा। एक बार भेजा, इस उम्मीद में कि अब ये नशा छोड़ देगा। आपको आशा दिलाई गई कि आप बेफ़िक्र रहो, नशा छोड़ देगा और वहाँ से जब वो पूरा इलाज के बाद वापस आया, कुछ दिन ठीक रहकर उसने दिखाया, ठीक है? और फिर वो धीरे-धीरे नशा करने लगा। फिर से उसका इलाज ख़राब हो गया और जब परिवार ने देखा कि वो मरने लगा है, फिर से अस्त-व्यस्तता फैलाने लगा है, नुकसान करने लगा है, बदनामी करने लगा है, घर पर लोग आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, जेल में बंद हो जा रहा है, थानों में बंद हो रहा है, तो वो फिर से उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं, ठीक है? और वहाँ से इलाज लेने के बाद वो फिर से जब घर आता है, तो होता क्या है कि वो फिर से घर आकर फिर भी नहीं मानता, वो फिर नशा करता है। यानी 2 बार आपने भेज दिया, ठीक है? अब आपने क्या करा, फिर 3 बार भेज दिया, ठीक है? फिर वो आकर के नशा कर रहा है। तो अब परिवार क्या सोचता है कि नशा तो ये छोड़ेगा नहीं, तो इसको नशा मुक्ति केंद्र भी भेज दो, कम से कम हमें ये तो पता रहेगा कि ये वहाँ पर है। महीने में, डेढ़ महीने में, 2 महीने में इससे बात हो जाएगी। इसको देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, मिल भी सकते हैं। फ़िक्र भी नहीं होगी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया होगा, है ना? कहीं चोरी कर रहा होगा, कहीं मार-कटाई कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो क्या है, परिवार सिर्फ़ अपनी फ़िक्र से बरी होने के लिए, है ना? और उसकी सलामती के लिए कि हमें पता होगा कि वो वहाँ पर है, एक सुरक्षित जगह है, ना कि इधर-उधर भटक रहा होगा। तो अब उसको सिर्फ़ इसलिए नशा मुक्ति केंद्र भेजने लग जाते हैं, क्योंकि वो घर पर रहता है, तो भी वो 10, 15, 20 का नुकसान तो कर ही देता है महीने में। इससे बढ़िया वहीं छोड़ दो इसे, 6, 7, 8 हज़ार रुपए में, ठीक रहता है। तो इसलिए भेजने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग अभी इसलिए नहीं भेज रहे हैं, कि हमारा ठीक रहेगा, इधर-उधर मारा-मारा फिरने से बचेगा, जेल, थाने, कोर्ट, कचहरी, है ना, डकैती, इन चीज़ों से, और हमें अभी फ़िक्र रहेगी कि भाई कहाँ है, तो इसलिए नहीं भेज रहे उसको वहाँ पर। सिर्फ़ उसका नशा छोड़ दीजिए इस उम्मीद में भेजते हैं, लेकिन वो बाहर आकर फिर से नशा करता है। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि वो बाहर आकर जो नशा करता है कि अभी उसके समझ में नहीं आई है, ठीक है? अभी वो उस मुकाम तक नहीं पहुँचा है। अपने नशेबाज़ी में वो उस मुकाम तक नहीं पहुँचा है कि जहाँ वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकता, ठीक है? तो अभी उसने मार नहीं खाई है, हो सकता है कि अभी उसने मार नहीं खाई है, ठीक है? अभी उसकी वो स्थिति नहीं हुई है कि जिस स्थिति में आकर उसको नशा बंद करना पड़ेगा। क्योंकि नशा बंद करना जो है दोस्तों, ये फटी का सौदा होता है कि जब उसकी फटती है ना? जब वो ये देख लेता है कि मेरी फटती है और मैं जब भी नशा करता हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दर्द नासूर बन जाते हैं, शारीरिक दर्द उसके नासूर बन जाते हैं, ठीक है? एक दर्द ऐसा नासूर बन जाता है किसी-किसी नशेड़ी के कि अगर उसको नशा ना मिले, तो वो उसको जो दर्द होता है उस जगह पर, किसी को कहीं भी हो सकता है वो दर्द, किसी को कलेजे में हो सकता है, किसी को दिल में हो सकता है, किसी को पेट में हो सकता है, किसी को हाथ-पैरों में हो सकता है ना? कहीं भी हो सकता है। कुछ भी दर्द या और कोई तड़पन, बेचैनी वगैरह, जो असहाय हो जो असहाय हो और जिसमें मरीज़, है ना, सिर्फ़ मौत की दुआ माँगता हो, ऐसा दर्द। वो कोई छोटा-मोटा मामूली दर्द नहीं, ये हुआ और सहन कर लिया और खत्म हो गया, नहीं। ऐसा दर्द कि जिससे छुटकारा पाने के लिए वो मौत की दुआ करे कि मुझे मार दे, मुझे उठा ले, जिससे कि ये दर्द तो बंद हो जाएगा, वरना ये दर्द तो मुझे जीने भी नहीं दे रहा, ना मरने दे रहा। ऐसे दर्द की बात कर रहा हूँ। तो कारण ये है कि उसके जीवन में अभी ऐसा दर्द नहीं आया, शारीरिक दर्द, ठीक है? अभी वो ज़मीन पर चूतड़ों के बल घिसट-घिसट कर नहीं चला है, ठीक है? अभी उसने पित्त वाली उल्टियाँ नहीं करी हैं ज़्यादा, और अभी वो ऐसे बाँस की तरह, अभी उसकी कमर इतनी सी नहीं हुई है, अभी इसका मुँह इतना सा नहीं हुआ है, अभी वो बिस्तर पर टॉयलेट नहीं कर रहा है, अभी वो बिस्तर पर सूसू नहीं कर रहा है, ठीक है? अभी उसकी परवाह करने वाले माँ-बाप, भाई-बहन, कोई भी हो सकता हैं। फिर वो परवाह करने वाले किसी भी रूप में हो, जैसे माँ के रूप में हो, बाप के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में, चाचा, ताऊ, फूफी के रूप में हो, ठीक है? अभी उसे घर से सहूलतें मिल रही हों, गाड़ी मिल रही हो, पैसा मिल रहा हो खर्चे के लिए, ठीक है? मोबाइल मिल रहा हो, नहाना-धोना हो रहा हो, उसका घर पे खाना-पीना हो रहा हो, सोना हो रहा हो, वो कब जाए, कब आए, घरवाले सिर्फ़ टोकते हैं, ऐतराज़ करते हैं, लेकिन
और कुछ नहीं करते। खाने को भी भरपूर दे रहे हैं, प्यार भी भरपूर दे रहे हैं। तो अभी उसकी वो स्थिति नहीं हुई है, अभी वो उसके जीवन में हो सकता है शारीरिक, हो सकता नहीं है वो शारीरिक दर्द नहीं आए हैं, अभी उसके रिश्ते नहीं खोए हैं, अभी उसके नाते नहीं खोए हैं, ठीक है। वो क्यों नशा छोड़ेगा और क्यों उसके समझ में आएगी? अभी तो ये उम्र, ये दौर अभी उसके नशा करने का है। दोस्तों मैंने 14 से 15 साल नशा किया, ठीक है, और 14 से 15 साल नशा करने के बाद मैंने नशा छोड़ा है। जानते हो क्यों छोड़ा है? ठीक है, मैंने मतलब मेरे दिल में सबसे ज्यादा जो था नशा छोड़ने के प्रति वो था दर्द, जो मेरा दर्द नासूर बन गया था, जो मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं नशा करता हूं और फिर नशा करने पर जब वो नशा मुझे अगले 24 घंटे तक नहीं मिलता है तो मेरे दर्द होता है। तो मैं अब उस दर्द को और झेलने की स्थिति में नहीं था। खौफ आता था कि वो दर्द ऐसा हुआ करता था कि दर्द आने से पहले उसके लक्षण आते थे मेरे अंदर। सर्दी लगना, बेचैनी होना, परेशान होना, पसीने आना, कभी रोंगटे खड़े हो जाना, तो मैं समझ जाता था कि अब मेरे दर्द होने वाला है। और इन लक्षणों से ही मेरी हालत ऐसी पतली हो जाती थी कि अच्छी भली टाइट आ रही पैंट मेरे 1-2 इंची ढीली हो जाती थी। दोस्तों सच बता रहा हूँ, ऐसी हालत हो जाती थी। और मैं उन दर्दों में और उन दर्दों से छुटकारा पाने के लिए मौत की दुआ करता था कि मुझे उठा ले या ये दर्द रोक दे। दिल से दुआ करता था मैं, दिल से मेरे मालिक, मतलब कोई अपने मौत की दुआ करे दिल से, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात होगी, कितना परेशान होगा वो अपने दर्द से कि वो सिर्फ मौत की दुआ कर रहा है, वो भी दिल से, जो कभी उसने दिल से किसी दूसरे के लिए दुआ नहीं करी। आज वो अपनी मृत्यु के लिए, मौत के लिए दिल से दुआ कर रहा है, श्रद्धा से दुआ कर रहा है। दर्द इस कदर हो रहा है उसके। मैं जानता था कि ये दर्द मैं अब और झेलने की स्थिति में नहीं। फिर मैं अपनी माँ के बलिदानों को सोचता था कि मेरी माँ ने कितनी उम्मीदें लगा रखी है मुझसे, वो कितना खुश हो जाएगी अगर मैं नशा बंद कर देता हूँ। पिता का बोझ उठ जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, उठेगा तो नहीं, कम हो जाएगा। घर परिवार वाले, है ना, सब कितने खुश हो जाएंगे, कितनी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि हमारी फिक्र, नशेबाज की फिक्र उसके माँ बाप चाहने वालों के पेट में फोड़ा बना देती है। फोड़ा, है ना, जो भी उससे बहुत प्यार करता है, पिता हो माँ हो, मिसाल के तौर पे माँ ले लेते हैं, तो माँ बस किस तरह से वो दिन गुजारती है कि जब तक उसका बेटा नशा कर रहा होता है, तड़प रहा होता है, भटक रहा होता है, और क्या क्या नहीं कर रही होती वो अपने बेटे का नशा छुड़वाने के लिए। दुआ वो कर रही होती है, पूजा वो कर रही होती है, नमाज वो पढ़ रही होती है, तहज्जुद की नमाज, तीर्थ वो कर रही होती है, ठीक है, मन्नत वो मान रही होती है, मुराद वो मान रही होती है, ठीक है, और गरीबों को वो दान दक्षिणा कर रही होती है दुआएं पाने के लिए कि बस मेरा बच्चा ना नशा छोड़ दो। और यही आलम पिता का भी होता है, अंदर ही अंदर। पिता जाहिर नहीं करता, माँ का जाहिर हो जाता है, बस फर्क इतना है ना, लेकिन बलिदान दोनों का बराबर है। मेरे जहन में ये भी हुआ करता था कि मेरे घर वाले कितने परेशान हैं और वो कितना खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 4 इलाज लिए। पहले इलाज से बाहर आकर मैंने नशा किया, सीखा ही नहीं कुछ, ठीक है। उसके 1 साल बाद फिर से मैं दूसरे इलाज में गया, और दूसरे इलाज में जाकर भी मैंने वापस आकर नशा किया, यानी 2 इलाजों में मेरी समझ में नहीं आई। मैं तीसरे इलाज में गया, और तीसरे इलाज में भी मेरे समझ में नहीं आई कि मुझे करना क्या चाहिए। ये समझ में आने का खेल होता है दोस्तों, और दर्दों का खेल होता है, ठीक है। फिर तीसरे इलाज के बाद साल भर तक मैंने फिर नशा किया, और अपनी हालत जो मैंने देखी है, ओए होए होए। और जिंदगी ने मुझे फिर चौथा मौका दिया, ठीक है। उस चौथे मौके में मैंने ये सोचा कि हर बार मैं नशा मुक्ति केंद्र काटता हूं और बाहर जाके नशा करता हूं, फिर से मैं दर्दों में आ जाता हूं, मेरा जीवन खराब हो जाता है। ये चक्कर क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है आखिर? मैंने ये जानने की कोशिश की। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये एक बीमारी है, और नशा वो चीज़ है कि जिसको बंद कर देने के बाद अगर किसी भी रूप में दिमाग चलाकर करो, जानबूझ के करो, या एक के बदले दूसरा करो, बड़े के बदले छोटा करो, छोटे के बदले इतना सा करो, है ना, या सिर्फ नींद के लिए हल्की सी गोली ही खाओ, किसी भी रूप में अगर करोगे तो नशेड़ी की बॉडी को वो क्रेविंग है कि कोई भी नशा करने से वो क्रेविंग उसकी बॉडी में चालू हो जाती है। और जब ये क्रेविंग चालू हो जाती है तो ये क्रेविंग
और ये शारीरिक भूख उसको कहती है कि अब और कर, ठीक है। तो जब ये भूख कहती है कि और कर, तो नशेड़ी इस भूख के आगे कमजोर है। वो अगर चाहे भी कि और ना करूं, मेरी बॉडी कह रही है और कर, और मैं अपनी जान लगा के कहता हूं कि और नहीं करूंगा, तो वो अपनी बॉडी की भूख के आगे कमजोर पड़ जाता है और उसको मजबूरन नशा करना पड़ता है। और इस तरह नशा जब वो कर लेता है तो वापस उसका वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाता है। तो ये जानने की चेष्टा की कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। अगर नशा नहीं करना है, दर्दों से दूर रहना है, अपने वो शरीर में जो दर्द होते हैं वो नहीं वापस लाने हैं, तो बाहर जाकर नशा नहीं करना है। और बाहर जाकर नशा ना करने के लिए मीटिंग करनी है। तो मैं मीटिंग करूंगा इस बार। मैंने हर इलाज में सुना, मीटिंग करो, मीटिंग करो, मीटिंग करो, मीटिंग करो। जिसने, जो भी विजिटर आया उसने मीटिंग का मैसेज दिया। वहां पर भी शाम को एनए की मीटिंग का एक सेशन हुआ करता था, शेयरिंग सेशन जिसको बोला करते थे। डायरेक्टर हो, काउंसलर हो, कोई भी हो, वो मीटिंग 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 मीटिंग। और जेएफटी के हर अध्याय में मीटिंग का जिक्र, ठीक है। पोस्टमार्टम में मीटिंग। तो भाई व्हाट इज मीटिंग, इसका भी टेस्ट लूंगा मैं। अब ये होती कहाँ ये नहीं पता था। तो इसका पता लगाने के लिए, क्योंकि देखो इस बार वो सब कुछ करना था मैंने अपने दर्दों से छुटकारा पाने के लिए, ठीक होने के लिए। जिंदगी को व्यवस्थित करना तो बहुत दूर की बात है, आत्मा की जागृति की उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मेरा दर्द रुक जाए, मेरा दर्द ना हो। तो मैं घर जाकर के 1 महीने के लिए वापस वॉलंटरी में आ गया था, जिससे कि मैं ये वादा करके आया था कि मुझे मीटिंग कहाँ होती है एक बार वो जगह दिखा देना। तो सिर्फ मीटिंग होती कहाँ है ना, ये जानने के लिए मैंने 1 महीना दिया था स्टाफ में। और वो 1 महीना ऐसा होता है कि उस 1 महीने में आपको पेशेंट से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जब आप पेशेंट थे तब तो आपको अपना ही अपना करना होता था, लेकिन जब आप वॉलंटियर में होते हो तो रात के 1-1, 2-2 बजे तक जागना पड़ता है आपको। टीडीए करवाना, ऑफिस साफ करवाना, और सब्जी लाना, राशन लाना, ये करना, वो करना, पिकअप पे जाना, ऑफिस संभालना, वो कहीं बाहर चला गया है तो पीछे से जागते रहना, मतलब लेट हो जाना सोने के लिए भी, खाने के लिए भी, और हर चीज़ के लिए भी, नहाने के लिए भी। जो टाइम टेबल एज अ पेशेंट हुआ करता था वो एज अ वॉलंटियर बिगड़ जाता है। और बहुत ज़्यादा, पेशेंट से भी ज़्यादा तकलीफ वॉलंटियर स्टाफ में होती है, या यूँ कह लो कि दर्द होता है ना। मगर मैंने सिर्फ मीटिंग होती कहाँ का पता लगाने के लिए वो 1 महीना झेला दिया। और उससे भी मुझे सिर्फ नज़दीकी मीटिंग में एक बार मुझे ले जाया गया था, है ना, जो मेरे यहाँ से बहुत दूर पड़ने वाली थी। खैर कोई बात नहीं, इच्छुकता मन में हो तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है। घर गया और फिर एक एनए के मेंबर के पास गया, है ना, वो मुझे मीटिंग लेकर के गया और फिर उसी के साथ मैं रोज़ाना मीटिंग जाने लगा। तो उसने कई जगह की मीटिंग कराई जहाँ जहाँ भी होती है। इस तरह मैं मीटिंग जाना शुरू हुआ। और मीटिंग जाने शुरू करने के बाद मैंने पाया कि मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, खुद ब खुद नशा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले प्रॉब्लम आती थी तो मैं नशा कर लेता था प्रॉब्लम में आके, और अब मीटिंग करते हुए जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, भाई ऐसे हो गया, या मीटिंग में शेयर कर दिया, भाई वैसे हो गया। तो मुझे फीडबैक मिली कि अगर ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो ऐसा कर और आगे बढ़। होता है अर्ली टाइम में ऐसा होगा, तो थ्रू हो जाता था मैं। पैसे कम मिलते थे मीटिंग जाने के, किराए भाड़े के, तो शेयर कर रहा हूँ कि मुझे पैसे कम दे रहे हैं। पहले नशा करने के लिए पैसे 500-500 दे देते थे, और अब सुधार के लिए, है ना, 50 रुपये देते में डर रहे हैं। तो मुझे फीडबैक मिलती थी कि भाई वो इसलिए डर रहे हैं, वो डरे हुए हैं कहीं तुझे 500 रुपये दे दें तो वो नशा कर ले, तो अभी भरोसा नहीं है ना। तू मीटिंग करता रहे, महीना, 2 महीना, 3 महीने, जैसे जैसे वो देखेंगे ना तेरे आचरण में कि तू जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ईमानदारी से मीटिंग कर रहा है, नशा नहीं कर रहा है, तो 500 रुपये तो बहुत दूर की बात है भाई। 5,000 तेरे हाथ में दे देंगे, ले बेटे कुछ कपड़े वपड़े बना लियो, कुछ खाने पीने को ले आइयो, जो चीज़ की तुझे ज़रूरत है वो ले आइयो, और ये मोबाइल, जूते, चप्पल, ये सब आ जाता है धीरे धीरे। और जिसकी फैमिली गरीब है, इतना नहीं कर सकती है कि बस किसी तरह से इलाज ही करा दिया, वो बहुत है। तो ऐसे बंदे को चाहिए कि वो अपनी फैमिली पे बोझ ना बने, मीटिंग भी करे, ठीक है, और छोटा मोटा कोई ऐसा काम कर ले जिससे 100, 150, 200 रुपये, 50 रुपये ही सही वो रोज़ के कमा सके, ठीक है। मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, रिक्शा चला ले, बैटरी रिक्शा चला ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। नहीं कर रहा है तो फिलहाल अपने माँ बाप से ही कुछ पैसे मीटिंग के लेकर के आके मीटिंग करता रहे। तो मुझे फीडबैक मिलती रही जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, है ना, और मैं थ्रू हो जाता था, लिहाजा मैं नशा नहीं करता था। ज़िंदगी नीरस लगती थी, उबाऊ लगने लगी, अर्थहीन लगने लगी
क्या करूं, नशा करने का मन करता था कि यार पहले ज़िंदगी अच्छी थी, इस ज़िंदगी में तो नींद भी नहीं है, इस ज़िंदगी में तो भूख भी नहीं है, इस ज़िंदगी में तो रंग भी नहीं है, इसमें तो कमज़ोरी है ना, भूख भी नहीं लग रही है उल्टा। बहुत कमज़ोर हालत थी उस दौरान, बहुत कमज़ोर हालत। पूरा दिन में मुझे अच्छे से पता है कि अर्ली टाइम में पूरा दिन में आधी रोटी मैंने खाई थी और वो आधी रोटी भी मैंने पानी से सटकी थी। ये हालत थी मेरी शरीर की, मेरे फिजिकल की, कि आधी रोटी तक खाने की मेरी इच्छा नहीं होती थी और वो आधी रोटी भी पानी से मैं इसलिए खा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग को एक मैसेज मिल जाएगा कि मैंने कुछ खाया है, ताकि चक्कर बंद हो जाएंगे, है ना, और थोड़ा ये सहारा लग जाएगा कि हाँ मैंने कुछ खा लिया है, वरना तो नींद भी नहीं आती, चक्कर दुगने हो जाते हैं। तो ज़बरदस्ती खाना खाना, ज़बरदस्ती रोटी खाना, है ना। मुझे अच्छे से याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अर्ली टाइम अच्छे से याद है कि 2 घंटे, दोस्तों आप सुन रहे होगे, यकीन नहीं करोगे कि 2 घंटे 2 रोटी खाते हुए हो जाते थे मुझे। 2 घंटे में 2 रोटी खत्म होती थी मुझसे और मैं चाहता था कि कम से कम 2 रोटी तो खा लूं, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मैंने 2 रोटी खाई है, ऊपर से मैं पानी पी के पेट भर लूंगा, मेरे दिमाग को एक मैसेज मिल जाएगा कि मैंने खाना खाया है, वरना दुगनी कमजोरी आ जाएगी। तो टीवी चलता रहता था, रात को मैं खाना खा रहा होता था, देख रहा होता था, मुझे 2-2 घंटे हो जाते थे और अम्मी भी कहती थी भाई कितनी देर में ख़त्म करेगा। मैं, अम्मी खाया ही नहीं जाता, क्या करूँ, सटक सटक के खा रहा हूँ और सटकने का भी मन नहीं करता था, मगर मजबूरी खिलवाती थी ना दोस्तों। तो मैंने नशा अगर बंद किया तो किसी को दिखाने के लिए नहीं करा, मैंने अपनी फटी पे नशा बंद करा। तो हो सकता है आपका बेटा, पति, भाई जो कई बार नशा मुक्ति केंद्र जा चुका है, उसके अभी ऐसे दिन ना आए हों जैसे दिन मेरे आए हैं। जब तक मेरे ऐसे दिन नहीं आए तब तक मैंने नशा नहीं छोड़ा। यानी 14-15 साल मैंने नशा करने के बाद नशा छोड़ा, और नशा छोड़ने के लिए जो बन सका वो करा। और क्या क्या करा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और बाद में भी बताऊंगा, आपके अनुरोध पर भी बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब जब तक लड़के को ये लगता रहेगा कि भाई मेरा तो बाप मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी तो माँ मुझसे बहुत प्यार करती है ना, मेरी तो बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं कहीं भी भाग जाऊँ, कहीं भी आ जाऊँ, घर में आता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और कोई टेंशन नहीं, नशा करता हूँ, कोई मारता नहीं है, पीटता नहीं है ना, और वगैरह वगैरह। तो मतलब उसको एक ऐसा लगना तो चाहिए ना कि कोई नहीं है उसका, प्यार बहुत मिल रहा है उसे। तो जब तक ये प्यार उसको मिलता रहेगा तो ये उसके नशा बंद करने में बाधा रहेगा प्यार। और अगर उसका काफ़ी इलाज करा चुके हो और अब आप उसको इसलिए नहीं बंद करा रहे कि ये घर पे रहता है तो 10-15 हज़ार रुपये वैसे भी खर्च कर देता है, कम से कम एक जगह रहेगा, कहीं फिक्र तो नहीं होगी कहीं पकड़ा गया, मारा गया, अगर इसलिए बंद नहीं करा रहे हो, सिर्फ इसलिए करा रहे हो कि वो ठीक हो जाए और वो फिर ठीक नहीं हो रहा, तो दोस्तों उसको नशा करने दो। नार्कोटिक्स एनोनिमस की जेफरी भी एक अध्याय में आकर यही कह रही है कि अगर हम उसे नशा करने देते हैं तो इस तरह हम उसकी मदद कर रहे हैं। अगर हम उसके नशा छोड़ने में फोर्स कर रहे हैं, नशा छोड़ दे, बाधा बन रहे हैं, इलाज घरों में भेज रहे हैं उसके, वो फिर भी नशा नहीं छोड़ रहा है, तो इस तरह से हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। हम उसकी मदद कब करेंगे, जब हम उसको नशा करने देंगे, क्योंकि वो नशा कर करके उसकी फटेगी, दर्दों में आएगा और खुद मेरी तरह एक दिन नशा छोड़ने के लिए वो सब कुछ करेगा जो उसको पता चलेगा। तो मेरी तो यही राय है कि मैंने ऐसे नशा छोड़ा, किसी के कहने पे नहीं छोड़ा, किसी की कोशिशों से नहीं छोड़ा, किसी के लिए नहीं छोड़ा, मैंने अपने दर्दों से छुटकारा पाने के लिए छोड़ा। जब मुझे पता चल गया था कि दर्द मेरे नासूर बन चुके हैं और मेरी फटने लगी है बहुत, अब मैं और दर्द लेने की स्थिति में नहीं, तो मैंने नशा छोड़ने के लिए मीटिंगें शुरू करी और आखिरी रिहैब काटा, और अर्ली टाइम में जो भी झेलना पड़ा शेयर करा, पेशेंस करा, धीरज रखा, आगे बढ़ा। धन्यवाद।